नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्मार्ट कैरियर क्लासेस में क्या चल रही है, 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री की पाठशाला 2026-27 के लिए केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट रन कर रही है। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री की पाठशाला में हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री की पाठशाला में हमारा जो चैप्टर चल रहा है अध्याय 1 विलयन चल रहा है, सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, लगभग इस चैप्टर के समापन की ओर है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो है, जैसे आज हमारा जो है 11वां लेक्चर है, इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद ये लेक्चर जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक लेक्चर में हम लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, MCQ वगैरह हो गए, अति लघु और लघु क्वेश्चन हो गए, दीर्घ वाले हो गए, किस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और उसके बाद एक क्लास में हम आंकिक प्रश्न यानी कि पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी एक वीडियो के अंतर्गत एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, उस क्लास में हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले का जो लेक्चर गया है, लेक्चर नंबर 10, उसमें हमने जो है क्वथनांक में उन्नयन को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हमारा जो तीसरा गुण है विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्मों में, उसमें हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर हम जानेंगे हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा TF तथा मूललता M में संबंध। ठीक है, फिर हम जानेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, और मोलर अवनमन स्थिरांक यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जनरली इनसे पूछे जाते हैं मोलर और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट से, तो उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर 10 नहीं देखा है, सबसे पहले वो जरूर देखें। अदरवाइज जो भी बच्चे पहली बार इस प्लेलिस्ट में इस लेक्चर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को, तो पढ़ाई तो करें तो सबसे पहले प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, पूरा चैप्टर ही पढ़ें, क्योंकि इसकी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है इसी चैनल पर स्मार्ट कैरियर क्लासेस में, तो उस जो है पूरे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, कोई भी डाउट है तो कमेंट पास करते रहें, उसको जो है हमारी तरफ वो आएगा, उसको जो है डील किया जाएगा। ठीक, चलिए, अच्छा बिना देर किए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलें, देखो चल रहा था विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की क्या होती हैं, इन सभी को हमने बहुत बेसिक से सरल शब्दों में पूरा समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस स्लाइड में जो भी हमारे काम का है, इससे पहले के जो लेक्चर गए हैं उसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया है, तो वहाँ पे आप देख लें, ये तो हमने ऐसे ही लगा दिया है। ठीक है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलें, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्मों के प्रकार। ये भी पिछली स्लाइड है पिछले लेक्चर की, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं जरा देखें। इसमें हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में हमने इसको जो है पढ़ा है, लेक्चर नंबर 10 में हमने जो है क्वथनांक में उन्नयन को डिस्कस कर लिया है, और लेक्चर नंबर 11 में आज हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ये है हिमांक में अवनमन। ठीक, चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखें, हिमांक में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखें भाई क्या होता है, हिमांक में अवनमन को पढ़ने से पहले प्रत्येक बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, FV क्या होता है। जैसे हमने क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ने से पहले क्वथनांक के बारे में पढ़ा था कि सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसको हमने जान लिया है। ठीक है, वैसे ही हम हिमांक में अवनमन को पढ़ने से पहले जानेंगे कि हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो चलिए देखें क्या कह रहे हैं, पहले हम जो बता रहे हैं उसको सुन लें। देखो, हिमांक का सीधा साधा जो है सामान्य अर्थ होता है किसी भी द्रव पदार्थ का जमना। किसी भी द्रव पदार्थ का जमना क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। और हिमांक वास्तव में वो ताप बिंदु है, जैसे हमने कहा था क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है कि जब कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है
जिस ताप बिंदु पर कोई द्रव पदार्थ उबलता है उस ताप बिंदु को ही क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और उस प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, क्वथन कहा था। ठीक उसी प्रकार हिमांक होता है। हिमांक क्या होता है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो वह ताप बिंदु ही उस द्रव पदार्थ का क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। तो हिमांक भी एक ताप बिंदु है, टेम्परेचर का एक पॉइंट है जिस पर एक द्रव पदार्थ अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो उस ताप बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जमना। क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। जैसे जानते हैं कि जो पानी होता है, पानी जो है पदार्थ की द्रव अवस्था में जनरली पाया जाता है। हालांकि ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर अनोखा ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल ठोस अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है और गैस अवस्था में मिलता है। तो जब पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो पानी जमकर जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, उस पानी के लिए क्या हो गया, उसका हिमांक बिंदु हो गया, हिमांक हो गया। ठीक, आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। वही बात हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखवा रखी है। ठीक, चलें देखें, इसमें कुछ डायग्राम भी हमने लगवा रखे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, इसको शॉर्ट में कह देते हैं FP। क्या कह देते हैं, FP इसको कह देते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट को BP कहते हैं, इसको FP कह देते हैं। देखो, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस ताप बिंदु को ही उस द्रव पदार्थ का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, वही बात जो हमने बताई उसी को हमने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे देख लें, जैसे शुद्ध जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। जो शुद्ध जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि शुद्ध जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो इतना जान लें बस हिमांक के बारे में, इतना ही। ठीक, अदरवाइज इसकी एक परिभाषा और है, ठीक है, किताबों में दे रखी है, लेकिन एक जर्नल परिभाषा है। वो परिभाषा क्या दे रखी है वो भी सुन लें कि किसी भी द्रव पदार्थ का वह तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप बिंदु को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो ये भी परिभाषा है। तो परिभाषाएं दोनों सही हैं, चाहे आप वो वाली परिभाषा लिखें चाहे बच्चे ये वाली परिभाषा लिखें, परिभाषाएं दोनों ही सही हैं। दोनों परिभाषाओं के सेम नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये सरल परिभाषा पढ़ती है, बच्चों को जल्दी याद हो जाती है, समझ में भी आ जाती है, तो इसीलिए इस परिभाषा को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि कोई द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ को हमने ठंडा किया। ठंडा करने का मतलब क्या हो गया कि उसको हमने उसके हिमांक बिंदु पे ले जाके गर्म किया। प्रत्येक द्रव पदार्थ का एक हिमांक बिंदु होता है अलग अलग द्रवों के लिए। ठीक है, जैसे हिमांक के लिए, जल के लिए ये विशिष्ट है 0 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग द्रवों के लिए अलग अलग होता है। तो ठंडा करने पर ये जो द्रव था वो अपनी ठोस अवस्था में आ गया। जैसे मान लें यहाँ पे हम क्या ले लें, जल ले लें, वाटर ले लें। वाटर द्रव अवस्था में, इसको ठंडा करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये किस अवस्था में आ जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा। ठीक, देखें यहाँ पे चित्र भी हमने लगा रखा है, डायग्राम देखो। ये यहाँ पर एक द्रव है, ठीक है, एक हमने बीकर में द्रव को ले लिया है, सपोज करें पानी को ले लिया है द्रव, इसको हमने ठंडा किया यानी हिमांक बिंदु पर 0 डिग्री पे गर्म किया, तो ये ठोस अवस्था में चेंज हो गया। देखो इसके क्रिस्टल बन गए। क्या बन गए, क्रिस्टल बन गए। तो ये जो पानी था वो अपनी ठोस अवस्था में आ चुका है। ठीक, तो बस यही हिमांक है। ठीक, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट डाउन करते रहें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी में बाद में नोट डाउन अवश्य करें, अपने हाथों से स्वयं कॉपी बनाएं। ठीक, चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला देखें क्या है कि आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हिमांक में अवनमन या हिमांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के बारे में जानेंगे आज ही के इस लेक्चर में, ठीक है। जानेंगे कि ठंडे देशों में सड़कों में जमी बर्फ को हटाने के लिए नमक क्यों छिड़का जाता है। जानते ही अपने यहाँ जब मतलब सर्दियों के सीजन में, विंटर सीजन में क्या होता है, जम्मू कश्मीर वगैरह जो पहाड़ी इलाके होते हैं तो उनमें बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ जम जाती है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है आज ही जानेंगे, ठीक। कुल्फी या आइसक्रीम जमाने वाले सांचे के चारों ओर नमक और बर्फ़ का मिश्रण क्यों रखते हैं, ये भी जानेंगे। जानते हैं गर्मियों के सीजन में हमारे पास पड़ोस में मोहल्ले में बर्फ़ बेचने वाले आते हैं तो वो अपने सांचों के चारों तरफ नमक रख देते हैं। तो ये क्यों रखते हैं, इसका क्या कारण है, इसको जानेंगे, ठीक। बहुत ठंडे इलाकों में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल क्यों मिलाया जाता है, इसको भी हम जानेंगे, ठीक। तो केमिस्ट्री जो है हमारे डे टू डे लाइफ में भी एप्लीकेबल है, हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है, बस हमें उसे देखना है, उसको समझना है। तो केमिस्ट्री इस तरीके से पढ़नी है कि हमारी डे टू डे लाइफ की जो मतलब आसपास की केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उन क्वेश्चन के भी आंसर हमें अगर साथ ही साथ मिल जाएं तो और अच्छी बात होगी, ठीक है। ये भी जान लेंगे, चलो अच्छा इनको बाद में डिस्कस करेंगे। चलें अच्छा, अब आ जाते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक को जान लेने के पश्चात अब हम हिमांक में अवनमन को जानेंगे, ठीक। अच्छा, जिन बच्चों ने कथनांक में उन्नयन, बाष्प दाब में अवनमन वो वाले लेक्चर देख रखे हैं तो ये हिमांक में अवनमन उनको बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो पहले एक बार वो अवश्य देखें, उसके बाद ये देखें। चलें अच्छा स्टार्ट करते हैं हिमांक में अवनमन। देखो क्या कह रहे हैं, हिमांक में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अवनमन का अर्थ हमने देखो क्या बताया था, अवनमन का अर्थ बताया था घटना। अवनमन का अर्थ हमने क्या बताया था, घटना। क्या घटना, हिमांक घटना, यानी कि तापमान का वह बिंदु घटना, जड़ जाना। कब घटेगा, तब घटेगा जब उसमें कोई आवासशील विलेय पदार्थ को बोला जाएगा। देखें क्या लिखा है, हिमांक में अवनमन का शाब्दिक अर्थ है हिमांक में कमी। हिमांक में कमी, हिमांक में अवनमन का शाब्दिक अर्थ है, इसे समझ लें कि हिमांक में कमी का आना, तो उसको हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहेंगे। देखें कैसे परिभाषित करते हैं, तो परिभाषा लगभग वही है कथनांक में उन्नयन वाली। हम कहते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक जैसे जल में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, या और भी कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, तो जब शुद्ध विलायक जल में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डालते हैं, उनको घोलते हैं, तो बाष्प दाब में कमी के कारण हिमांक में भी कमी आती है। जो विलयन बनता है उसके हिमांक में भी कमी आती है। तो विलयन के हिमांक में जो कमी आई है, इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आई बात समझ में, तो वही बात यहाँ पे लिखी हमने अच्छे से। देखो परिभाषा कि जब हम किसी शुद्ध विलायक जैसे जल में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे नमक हो गया, चीनी हो गई या यूरिया हो गया मिलाते हैं, तो बाष्प दाब में कमी होने के कारण हिमांक में भी कमी आ जाती है। इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। और इसको हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कथनांक में उन्नयन को हमने डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर हम इसको जो है डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी परिभाषा हो गई, कोई बहुत बड़ी जटिल परिभाषा नहीं है, हर एक बच्चा आसानी से समझ के इसको याद करके लिख सकता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अभी इससे रिलेटेड हम एक बात और बताएंगे। देखो उदाहरण के लिए देखें कि अगर आप पानी में थोड़ा नमक मिला दें तो अब वह 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगा। हम जानते हैं कि शुद्ध पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, बल्कि उसे जमाने के लिए तापमान को और घटाकर -2 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ेगा। यानी कि जब हम शुद्ध पानी में थोड़ा सा अगर हम उसमें नमक मिला दें या नमक की जगह कुछ और मिला दें तो अब वह पानी 0 डिग्री पे नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि उसके हिमांक में कमी आ गई है, ठीक है। तो 0 से नीचे घटेगा, तो इसका मतलब माइनस में जाएगा। कितना जा सकता है, -2 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है, ठीक।
तो ये उदाहरण हो गया इसको समझने के लिए। जैसे देखो ये एक चित्र भी लगा है, हिमांक में अवनमन का चित्रात्मक निरूपण। शुद्ध जल विलायक ले लिया, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है जनरली, ठीक है। अगर शुद्ध जल है, शुद्ध विलायक है, प्योर है, इसमें कुछ नहीं मिलाया है। लेकिन हमने अगर नमक का विलयन तैयार कर लिया, इसी में नमक को घोल के इसका हमने विलयन तैयार कर लिया, विलयुक्त विलयन, तो अब ये -2 डिग्री सेल्सियस या इससे और भी कम डिग्री सेल्सियस पे जाके जमेगा। तो विलयन -2 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, अधिक ठंडा करना पड़ेगा, टेम्परेचर और डाउन करना पड़ेगा। बस यही हो गया हिमांक में अवनमन, ठीक। चलें, अच्छा, जैसे अब हमने क्या कहा था, अब जैसे मान लें कि माना शुद्ध विलायक का हिमांक, माना शुद्ध विलायक का हिमांक, ये मान रहे हैं कि जो शुद्ध विलायक है उसका हिमांक हम माने ले रहे हैं T, कैपिटल T, ठीक। तथा उस विलायक में कोई आवाष्पशील विलय को मिलाने के पश्चात विलयन का जो हिमांक होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उसको माने ले रहे हैं TS। उसको क्या माने ले रहे हैं? TS माने ले रहे हैं, ठीक। अब हम निकालेंगे कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन कितना हुआ, यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा TF कैसे निकल के आएगा? T - TS करके निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि T होगा ज़्यादा, T बड़ा होगा और TS छोटा होगा, तो इसलिए T में से TS घटा देंगे तो डेल्टा TF की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके आधार पर हिमांक को, अवनमन को गणितीय रूप में प्रदर्शित करने का ये एक फार्मूला हो गया। इसके आधार पे भी हम परिभाषा बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो कि शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को, शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं, डेल्टा TF कहते हैं, ठीक। इसको हमने एक तरीके से और समझा सकते हैं जो बच्चे नहीं समझ पा रहे। जैसे मान लो शुद्ध विलायक का जो हिमांक था वो मान लो 4 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस। विलयन का जो हिमांक है, विलयन का जो हिमांक है वो मान के चलो 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर हम हिमांक में अवनमन कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे? T - TS, यानी कि इस 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहेंगे डेल्टा TF बराबर 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई, किसमें? हिमांक में। अब ये जो है माइनस वो 2 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, 4 पे नहीं जमेगा, ठीक। तो ये होता है हिमांक में अवनमन, ठीक। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ डेल्टा TF, यही फार्मूला यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जहाँ TF क्या है? हिमांक में अवनमन। T क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक। TS क्या है? विलयन का हिमांक है, ठीक। इस फार्मूले का यूज करके कोई भी हमसे आंकिक प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये बहुत सरल, इसमें ही क्या घटाना है। लेकिन मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक करके इसी से रिलेटेड है, तो उसका एक फार्मूला बनता है, तो उस फार्मूले को यूज करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम इसी क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आंकिक प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, ठीक। चलें, अच्छा, तो ये हो गया हिमांक में अवनमन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें, अब हम जानेंगे कि सर ये बताइए कि ये हिमांक में अवनमन होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। जैसे हमने जब पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन क्या है, फिर हमने बताया था क्वथनांक में उन्नयन क्यों होता है। क्यों का आंसर ये इस प्लेटफार्म पर मिलेगा, ठीक है। और जो प्लेटफार्म है उन पे चाहे भले ही क्यों का आंसर ना मिले, वो केवल इतना ही बता के छोड़ दें, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चे को हर एक बात बताई जाएगी। हालांकि हम जानते हैं कि आज के समय का जो बच्चा है वो केवल इतना ही पढ़ना चाहता है कि जितने से उसका कल्याण हो जाए, जितने से वो पास हो जाए, पास होके उसके हाथ में एक कागज़ आ जाए, मार्कशीट आ जाए, बस उतना ही पढ़ना चाहता है। उसे कोई नॉलेज से, ज्ञान से लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। हम पूरा जो है एक बात जो है मतलब जो है जड़ से बताते हैं, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर किया जाता है, क्योंकि चीज़ें जब हर एक बेसिक से उठाई जाती हैं तो फिर पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जागता है, जिज्ञासा जागती है, ठीक है। एक अच्छा टीचर वही है जो अपने बच्चों में पढ़ने के प्रति ललक जगा दे, ठीक है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है और अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी अगर समझदार है, कुछ पढ़ना चाहता है, अगर वो किसी टीचर से जुड़ गया है और उस टीचर ने सही से टीच करके, उसको मार्गदर्शन करके सही से टीच किया,
और उसको अगर अपने सब्जेक्ट के प्रति पढ़ने की लालसा जगा दी, उसके अंदर जिज्ञासा जगा दी, तो वो टीचर है, महान टीचर है, ठीक है। अन्यथा टीचर तो सब हैं, आज तमाम यूट्यूब पे टीचर मतलब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी टीचर का मतलब गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन क्या है, ये ज़्यादा सही है कि हर एक चीज़ को थोड़ा सही से बताया जाए। भले ही चाहे उसको बच्चे ना पढ़ना चाहते हों, लेकिन अगर उनमें पढ़ने वाले बच्चों के प्रति अगर उनमें जिज्ञासा भी जाग गई तो अच्छी बात है, तो उनमें और भी आगे वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और भी सब्जेक्ट इसी तरीके से पढ़ेंगे। चलें अच्छा टॉपिक पे आ जाएं, इसको देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि हिमांक में अवनमन क्यों होता है, इसका कारण क्या है। इसे एकदम सरल उदाहरण से समझते हैं, एकदम सरल उदाहरण से समझेंगे, एकदम देसी अंदाज में, ठीक है। सरल से सरल उदाहरण देखो, किसी भी द्रव जैसे पानी को जमने के लिए उसके अणुओं मॉलिक्यूल्स को आपस में पास पास आकर एक खास लाइन या ढांचे में जुड़ना पड़ता है। देखो, जब हम पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ठोस, द्रव और गैस। ये अवस्थाएं कैसे बनती हैं मालूम है? ये अवस्थाएं बनती हैं इन पदार्थों के अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर। अगर पदार्थ के अणु काफ़ी पास पास हैं, उनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन में वो पदार्थ ठोस अवस्था में मिलेगा। और अगर वो दूरी जो है मतलब थोड़ी बढ़ गई तो वो पदार्थ अपनी किस अवस्था में मिलेगा? द्रव अवस्था में मिलेगा। और अगर वो दूरी ज़्यादा ही बढ़ गई, किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, सभी अणु स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार से कोई मतलब पास पास नहीं, करीब नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो पदार्थ अपनी गैस अवस्था में होगा। आई बात समझ में? तो अगर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, जो हमने बताया कि अगर किसी वस्तु को, पदार्थ को हमें जमाना है तो क्या करने पड़ेगा? उसके अणुओं को पास पास लाना पड़ेगा। जैसे जल है, तो जल में जल के अणु स्वतंत्र रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ब्राउनियन गति करते रहते हैं, ठीक है। जिगजैग मैनर में इधर उधर क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। जिस पात्र में रखें उसकी दीवारों से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, सतह से टकराते हैं, ठीक। अब अगर हमें जमाना है, यानी उन्हें ठोस अवस्था में लाना है, तो उन्हें एक जगह फिक्स करना होगा, उनकी गति को स्टॉप करना होगा। तो जैसे टेम्परेचर घटाएंगे, टेम्परेचर के घटाने से उनकी काइनेटिक ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा, उसके मान में कमी आएगी। जब ऊर्जा में कमी आएगी तो एक जगह धीरे धीरे फिक्स होते चले जाएंगे, अणु पास पास आएंगे, आकर्षण बल, प्रबल काम करने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो आपस में जुड़कर एक ठोस अवस्था में चेंज हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो वही बात इसमें देखो लिखी है कि किसी भी द्रव जैसे पानी को जमाने के लिए उसके अणुओं को आपस में पास पास आकर एक खास लाइन या ढांचे में जुड़ना पड़ता है। जैसे ये देखो, अणु पास पास आ गए, जल के अणु है, पानी के अणु आसानी जुड़कर बर्फ बनाते हैं, आपस में जुड़ गए। ये जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, ये एक प्रकार के आकर्षण बल है। जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड काम करते हैं, तो उसकी वजह से आपस में जुड़ गए, आपस में इन्होंने ढांचा बना लिया है। फिर देखें शुद्ध विलायक की स्थिति, शुद्ध पानी की स्थिति क्या होती है? देखें, जब पानी अकेला होता है तो उसके अणु बिना किसी रोक टोक के आसानी से एक दूसरे के करीब आते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पर आके जुड़कर बर्फ बन जाते हैं। कोई रुकावट पहुंचाने वाला नहीं है, ठीक है। आप आसानी से, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, डाउन होने पर ही अणु आसपास आएंगे अपने पास, ठीक है। और इनके मध्य आकर्षण बल, हाइड्रोजन बॉन्ड और तेजी से बनने लगेंगे और तेजी से प्रबल हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये बर्फ बन जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये तो नॉर्मल सी बात दे रखी है, ठीक। अब देखते हैं, अब इसी पानी में अगर हम नमक या चीनी मिला दें तो क्या होगा? देखें, जैसे ही हम पानी में नमक या चीनी सॉल्यूट मिलाते हैं तो इनके कण पानी के अणुओं के बीच बीच में जाकर बैठ जाते हैं, यानी कि बीच बीच में जाके बैठ जाते हैं, डिस्टर्ब क्रिएट कर देते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक। जैसे लिखा है, नमक चीनी के कण पानी के अणुओं के बीच में देखो आ गए। पहले यहाँ पानी के थे, अब देखो इनके बीच बीच में क्या आ गए? चीनी के भी अणु आ गए, ठीक। अब देखें, अब क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा? रुकावट। देखें, अब जब पानी जमने की कोशिश करता है तो ये बाहरी कण नमक चीनी के जो भी हैं पानी के अणुओं को आपस में जुड़ने से रोकते हैं, बाधा पहुंचाएंगे। अब जैसे देखो, ये दोनों अणु जुड़ना चाह रहे हैं तो बीच में ये है, तो इनके मध्य क्या ये बॉन्ड बन पाएगा? सही से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने रुकावट पैदा कर दी, तो ये रुकावट पैदा करते हैं, अतः ये एक तरह की दीवार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दीवार बन जाते हैं। ये देखो जुड़ने से रोक रहे हैं, ठीक है, जुड़ने नहीं दे रहे हैं, बॉन्ड नहीं बनने दे रहे हैं। जब तक बॉन्ड बनेगा नहीं तब तक क्या नहीं होगा? तब तक जो है ये जमेगा नहीं, ठीक है, हिमांक बिंदु पर जो है। तो ये कारण है। आगे देखें, और
अच्छा, तो एक तो कण ये हो गया। कण क्या हो गया कि जब हम शुद्ध पानी में किसी शुद्ध विलायक में किसी आवासशील विलेय पदार्थ को डालते हैं तो ये विलेय पदार्थ के अणु उस विलायक के अणुओं के बीच बीच में जाके बैठ जाते हैं, जिससे उनके मध्य ये आकर्षण बल को कम कर देते हैं, उनको पास पास आने से रोक देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं, जिस कारण वो आसानी से नहीं जम पाते हैं। जमेंगे ऐसा नहीं है कि ये जो है हटेंगे नहीं, जैसे टेम्परेचर और घटेगा और ये बॉन्ड पास पास आ जाएंगे, फिर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक, तब जम जाएंगे। चलें, चाहिए तो सामान्य सा कारण हो गया। अब थोड़ा वैज्ञानिक कारण देखते हैं वाष्प दाब के आधार पर। वैज्ञानिक कारण वो भी था, ऐसा नहीं वैज्ञानिक नहीं, ये वाष्प दाब के आधार पर है। देखें, अगर आप परीक्षा में लिखना चाहते हैं तो इसे वाष्प दाब के आधार से भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो, कोई भी द्रव तब जमता है जब उसका द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। देखो, हिमांक की परिभाषा हमने ये एक और बताई है, ठीक है। हमने क्या कहा था, हिमांक किसे कहते हैं कि जब किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिख रखी है कि कोई भी द्रव तब जमता है जब उसकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। तो उसका मतलब वो हिमांक बिंदु पे पहुंच जाएगा, ठीक। फिर देखें, जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी का वाष्प दाब कम हो जाता है। पानी में जब हम क्या मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे तो पानी का वाष्प दाब कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पानी दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम होने के कारण अब यह कम तापमान पर जाकर ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो पाता है, इसीलिए हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक। तो वाष्प दाब में और कमी आ गई, ठीक है। तो वाष्प दाब में और कमी आ गई तो इसको बराबर लाने के लिए थोड़ा हमें और घटाना पड़ेगा, इसीलिए हिमांक जो है वो घट जाएगा। ऐसे देखें, वाष्प दाब में अंतर समझें, जैसे शुद्ध जल का ये है, द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है, द्रव का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, ठोस का कम होता है। तो नमक मिला दिया, द्रव का वाष्प दाब और कम हो जाता है। परिणाम, वाष्प दाब कम हुआ, कम तापमान पर हिमांक घटता है। तो ये क्या हो गया, एक मतलब जो है वाष्प दाब के आधार पर हिमांक में अवनमन क्यों होता है उसको हमने समझा, ठीक है। चलें, अच्छा, एक स्लाइड में हम एक बात पहले ये समझा दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, चलो यहीं पे समझ लें, यहाँ पे क्वेश्चन अलग लिखा है, इसको कराएंगे हम। देखो, हमने तीन चीज़ें पढ़ ली हैं। पहला हमने पढ़ लिया है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक मूल्य, हिमांक में अवनमन कैसे होता है इसको समझ लें। देखो, कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ ले लें हम, कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ठीक, अवाष्पशील विलेय कौन सा ले लें, जैसा हमने उदाहरण बताया, जैसे हमने यूरिया बताया, ठीक है। आप यूरिया ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, ठीक है, चीनी ले सकते हैं, ठीक है, और या आप क्या ले सकते हैं, ग्लूकोज भी ले सकते हैं। ये सभी विलेय पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, ये सभी कैसे हैं, अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब ये उड़ता नहीं है, ठीक है। जब इनको गर्म करोगे, जैसे यूरिया को, नमक को चीनी पानी में घोल के इसका सोल्यूशन बना लो, कितना भी गर्म करो पानी पानी उड़ जाएगा, नमक नहीं उड़ेगा, नमक जो है नीचे ही रह जाएगा, उस तली में, उस पात्र में ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब अवाष्पशील है, ठीक। इन अवाष्पशील विलेय पदार्थ को आप क्या कीजिए, किसी शुद्ध विलायक में ले जाके घोलिए। शुद्ध विलायक का मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मान लो हमने यहाँ पे जल ले लिया है। जल से अच्छा जो है शुद्ध और गुड सॉल्वेंट कोई नहीं इस दुनिया में, ठीक है। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, आसानी से हर विलेय पदार्थ को अपने में घोल लेता है, ठीक। अब इस विलेय पदार्थ में जब हम क्या करेंगे, इन अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक जल में घोलेंगे तो क्या होगा मालूम है, वाष्प दाब में कमी आएगी। वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी, यानी कि जो P होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, ठीक। इस वाष्प दाब में कमी के आने से इसके दो परिणाम होंगे बच्चों। देखो क्या परिणाम होंगे। पहला तो परिणाम ये होगा कि इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो विलयन बनेगा उस विलयन के क्वथनांक, यानी कि जो BP होगा, ठीक है,
वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि वो बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कह देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कह देंगे। ठीक, अब एक तो वाष्प दाब में कमी के आने से एक परिणाम तो ये हुआ कि जो विलयन बना उसका क्वथनांक हो गया, क्वथनांक गया बढ़, क्वथनांक में हो गया उन्नयन। ठीक, और एक इसका इफेक्ट ये भी पड़ेगा उसी विलयन का, उसी विलयन की जब हम हिमांक की बात करेंगे, उसी विलयन की जब हम हिमांक की बात करेंगे, यानी कि एफपी की बात करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो जाएगा घट, फ्रीजिंग पॉइंट जाएगा घट। इसको हम कह देंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन कह देंगे। जब अच्छा ये बढ़ जाएगा तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते थे, डेल्टा टीवी से, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, और जब ये घट जाएगा तो इसको हमने किससे प्रदर्शित किया था, डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित कर रहे हैं, हिमांक में अवनमन से, तो इसकी वजह से ये होगा। तो अभी तक हमने यही तो पढ़ा है, 9-10 जो लेक्चर गए हैं उसमें हमने यही तो सब पढ़ा है। अब सर ये बताइए कि ये शुद्ध विलायक डालने पर, किसी भी शुद्ध विलायक में आवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पे वाष्प दाब में कमी क्यों आती है, तो ये हमने जो है लेक्चर में बताया है, लेक्चर नंबर 9 में, इससे पहले की क्लास में, तो वहाँ देख सकते हैं, यहाँ नहीं बताएंगे दोबारा। ठीक है, फिर वाष्प दाब में कमी के आने से ये सर क्वथनांक क्यों बढ़ गया, हिमांक क्यों घट गया, तो ये तो हम पहले बता चुके हैं, और ये क्यों घट गया इसको आज के लेक्चर में हमने बता दिया। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, हर एक बच्चे के अंदर ये एक जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यों, ये हर एक बच्चे के अंदर होना चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों 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 ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ ऐसा, चाहे वो मैथ पढ़े, चाहे वो बायो पढ़े, चाहे केमिस्ट्री पढ़े, हर एक के पीछे क्यों लगा दे। क्यों के लगाने से क्या होगा, इंटरेस्ट जागेगा, पढ़ाई के प्रति ललक जागेगी, जिज्ञासा जागेगी। लेकिन आज के समय का बच्चा जो है ये क्यों नहीं लगाता, उसका जितना बता दो बस उतना ही वो पढ़ना चाहता है, वही नहीं पढ़ता है सही से। ठीक है, हालांकि बहुत से बच्चे हैं जो ठीक ठाक सही से पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो क्यों लगाना चाहिए हर एक बच्चे को कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्यों क्यों। ठीक, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जो है ये हमने बताया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें, जहां पर थे वहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा यहीं पर थे, हाँ अब आ जाओ, ये वाली स्लाइड थी लास्ट वाली, बता दिया। अब हम जानेंगे हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ तथा मूललता स्मॉल एम में संबंध जानते हैं। देखो भाई क्या है, तो हिमांक में अवनमन का मूललता एम से संबंध है। क्यों संबंध है, ऐसे संबंध है, मूललता क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, तो सर बच्चे तो क्या कहेंगे बच्चे कि सर 1 किलोग्राम विलायक में किसी भी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मूललता कहते हैं। तो मोलों की संख्या का मतलब हो गया अणुओं की संख्या, या सामान्य शब्दों में और कहें कि विलेय पदार्थ की मात्रा, उसकी सांद्रता। तो क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि विलेय पदार्थ की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, उसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, हिमांक में अवनमन भी उतना ही ज़्यादा होगा। सीधी सीधी बात है, तो क्या कहेंगे, समानुपाती हो गया। ठीक, तो वही हमने लिख रखा है। देखो कह रहे हैं कि हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा टीएफ विलयन की मूललता यानी कि एम के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टीएफ समानुपाती एम। ठीक, जहाँ एम क्या है, मूललता है, मोलैलिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे जो है मोलकों की संख्या बढ़ेगी, किसी भी आवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो क्वथनांक हो, उसका जो हिमांक होगा वो उसी दर से क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। कैसा होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। रुक जाओ यहाँ पे। तो हमने क्या कहा कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे कि मोलों की संख्या बढ़ाएंगे, किसी भी आवाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाएंगे, तो उसका जो हिमांक में जो अवनमन होगा वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो एक तरीके से ये कैसा हो गया, समानुपाती हुआ या व्युत्क्रमानुपाती हुआ। भाई शुद्ध विलायक में जैसे पहले हम 1 चम्मच चीनी डालें तो हिमांक में अवनमन जो है पहले कम होगा,
फिर उसी में हम 2 चम्मच डाल दें तो और घट जाएगा, 3 चम्मच डाल दें तो और घट जाएगा। तो इसका मतलब m बढ़ाने पर डेल्टा TF घट रहा है। तो इसका मतलब क्या ये समानुपाती है? तो नहीं, ये समानुपाती नहीं है। ठीक है, ये स्लाइड गलती से मिसमैच तरीके से टाइप हो गई है। तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्यतिक्रमानुपाती, व्यतिक्रमानुपाती। ठीक है, क्योंकि घट रहा है कि क्योंकि अगर हम जो है इसको m को बढ़ाएंगे, मूलतः अगर हम बढ़ाएंगे तो वो घट रहा है ना। ठीक है, तो ये व्यतिक्रमानुपाती हो गया, यहाँ पे सुधार कर लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/m कर दो। व्यतिक्रमानुपाती जब होता है तो 1/m उसके लिए कर दिया जाता है। नोट इसी प्रकार डेल्टा TF वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, यानी हाँ यहाँ पे समानुपाती होगा, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन का मतलब ये है वाष्प दाब का घटना। तो वाष्प दाब घटेगा तो इसका मतलब डेल्टा TF भी घटेगा, तो यहाँ पर समानुपाती है। ठीक, अर्थात डेल्टा TF समानुपाती P माइनस PS। और वाष्प दाब में अवनमन को निकालने का फार्मूला क्या था? P माइनस PS। तो वही हमने लिख दिया है, डेल्टा TF समानुपाती P माइनस PS। या यहाँ पर आप जो है वाष्प दाब में अवनमन भी लिख सकते हैं अगर ये फार्मूला ना लिखें बच्चे। ठीक है, जहाँ P क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पे मिसमैच हो गया देखो टाइपिस्ट से। यहाँ पर जो PS है ये है विलयन का, ठीक, और जो विलायक का है वो है P। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब कैपिटल P है और विलयन का वाष्प दाब PS है। तो वाष्प दाब में अवनमन जब निकालेंगे तो अवनमन का मतलब होता है घटना, तो विलायक का ज़्यादा होगा इसका कम होगा, तो इसीलिए P माइनस PS करके वाष्प दाब में अवनमन निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा हिमांक में अवनमन डेल्टा TF तथा मूललता में संबंध हो गया। मूललता में संबंध कैसे ध्यान रखेंगे कि ये व्यतिक्रमानुपाती होता है, जैसे जैसे मूलों की संख्या बढ़ेगी हिमांक में अवनमन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, हिमांक में जो अवनमन होगा यानी कि जो डेल्टा TF है वो उतना ही नीचे घटता चला जाएगा। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो नीचे डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, और इसके जो है समानुपाती होता है। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे जो है करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे जो हमने बताया है ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, पहले हम बता चुके हैं, जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन्हें मालूम है सब। ठीक है, वो गलती पकड़ लेंगे कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। टाइपिस्ट है भाई, जो है कंप्यूटर जनरेटेड है, बनाना पड़ता है तो गलती हो जाती है बाई चांस। चलें अच्छा, अब देखें हम दैनिक जीवन में हिमांक में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे कि हमने बताए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है और उनके उत्तर भी प्रश्न है, और हम समझाएंगे तो फिर जो है और भी आसान हो जाएंगे। ठीक, देखें भाई क्या है। प्रश्न नंबर 1 कह रहे हैं कि ठंडे प्रदेशों में, ठंडे देशों में सड़कों पर, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई, सड़ों लिख दिया उसमें है, तो यहाँ पे क्या होगा, सड़कों होगा, ये सही कर लेना। तो ठंडे देशों में सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए नमक क्यों छिड़का जाता है? ठीक है, यही देखें। देखो क्या होता है, जब बर्फ पर नमक छिड़का जाता है तो बर्फ का जो हिमांक होता है यानी कि बर्फ का जो जमने का जो तापमान होता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर कम हो जाता है। कैसा हो जाएगा, कम। जैसे कहीं पे बर्फ़ जमी हुई है और उस बर्फ़ पे हम थोड़ा थोड़ा नमक ले जाके उस बर्फ़ पर मतलब जो है छिड़क दें, तो इससे क्या होगा कि उसके जमने का जो तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस उससे कम हो जाएगा। इससे बर्फ़ उस ठंड में पिघलने लगती है। बर्फ़ क्या करेगी, उस ठंड में पिघलने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका तापमान और घट गया, हमने घटा दिया, बर्फ़ डाल दिया, अब जितने भी जमा है अब उसको जमा रहने के लिए या तो टेम्परेचर और घटाए इन्वायरमेंट से और घटे, लेकिन वो घटेगा नहीं। जब घटेगा नहीं तो वही बर्फ़ पिघलने लगेगी। है वो समझ में, वही वाली जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी और पानी बन जाती है। भाई उस बर्फ़ को अगर अब बर्फ़ बने रहना है तो उसे टेम्परेचर और कम चाहिए तब वो बर्फ़ बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका 0 डिग्री नहीं रहा, हमने नमक छिड़क दिया तो हो सकता है उसका -5 डिग्री चला गया और सराउंडिंग टेम्परेचर 0 डिग्री है। तो अगर इसको इस अवस्था में ही बने रहना है तो टेम्परेचर या तो ये हो जाए, लेकिन हम तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहे, हमने उसको घटा दिया। अब -5 हो गया तो ये बर्फ़ बनी रहेगी, नहीं हुआ तो फिर ये पानी बन जाएगा।
तो धीरे धीरे बर्फ़ जो है पिघलने लगेगी। नहीं पिघलेगी तो थोड़ी बहुत मुलायम हो जाएगी, उसको आसानी से जो है मशीनों की सहायता से सैनिक वगैरह जो भी कार्यकारी कर्मचारी हैं वो सब हटा देंगे, आसानी रास्ता क्लीन कर देंगे और पानी बन जाती है जिससे रास्ता साफ हो जाता है। ठीक, तो बहुत सरल है। देखो यहाँ लिखा नमक बर्फ़ का हिमांक क्यों घटाता है। नमक के बिना 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ पिघलती नहीं है, जमी रहती। नमक डालने पे क्या होगा, हिमांक कम हो जाता है और जो बर्फ़ है वो पिघल कर पानी बनने लगती है, यानी कि धीरे धीरे पानी बनने लगती है। ठीक, फिर देखो लिखा है नमक मिलाने से पानी का हिमांक कम हो जाता है, कम तापमान पर भी बर्फ़ पिघलने लगती है। इसी कारण सड़कों पर नमक छिड़कने से रास्ता साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखें भाई, अगला क्वेश्चन कुल्फी वाला आ गया। कुल्फी वाला क्वेश्चन देखें, कुल्फी या आइसक्रीम जमाने वाले सांचे के चारों ओर नमक और बर्फ़ का मिश्रण क्यों रखते हैं। जो कुल्फी वाले आते हैं बेचने वाले गली मोहल्ले में हमारे, वो क्या करते हैं, नमक लेते हैं, ठीक है, और जिस कंटेनर में मतलब अपनी बर्फ़ को रखते हैं उसके चारों तरफ जो है वो नमक भर देते हैं। ठीक है, तो नमक क्यों भर देते हैं, आइए देखते हैं भाई। इसका भी वही कारण, हिमांक में अब नमक हिमांक घटा देगा। ठीक, देखो उत्तर, केवल बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है जो कुल्फ़ी जमाने के लिए पर्याप्त ठंडा नहीं है। अगर केवल हम बर्फ़ का ही तापमान करें, अगर पानी का ही हम तापमान करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि कुल्फ़ी जमाने के लिए पर्याप्त ठंडा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ हम रख देंगे, उसके चारों तरफ पानी भर देंगे ठंडा, उसमें बर्फ़ डाल देंगे, पानी ठंडा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो पाएगा। लेकिन 0 पे कुल्फ़ी नहीं जमेगी, पानी जम जाएगा, कुल्फ़ी नहीं जमेगी। कुल्फ़ी क्यों नहीं जमेगी, क्यों, कुल्फ़ी में भाई क्या नाम, मेवा भी मिली हुई है, दूध भी मिला हुआ है, फ्लेवर भी मिले हुए हैं और भी चीज़ें मिली हुई हैं, तो पानी तो 0 डिग्री पे जम जाएगा। वो बर्फ़ खरीद के लाएगा सिल्ली, उसे डाल देगा, पानी जम जाएगा, लेकिन कुल्फ़ी नहीं जमेगी, कुल्फ़ी नहीं जमेगी, उसका हिमांक घट गया है क्योंकि उसमें हमने और भी चीज़ें डाल दी। ठीक है, जब बर्फ़ में नमक मिलाया जाता है तो बर्फ़ का हिमांक क्या होता है, घट जाता है और मिश्रण का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस में -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। नमक भी ये खूब भरते हैं ठीक ठाक, जितना जैसे ये कंटेनर है तो उसके चारों तरफ नमक रखेंगे कम से कम 3-4 किलो इकट्ठा एक ही बार में। ठीक है, तो इसलिए ये इतना टेम्परेचर गिर जाएगा, हिमांक गिर जाएगा। ठीक, इतनी अधिक ठंडक से कुल्फ़ी जल्दी और अच्छे से जम जाती है। इतनी अधिक ठंडक मिलेगी, माइनस चला जाए टेम्परेचर तो अधिक ठंडक आसानी से जम जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे भी चित्र के थ्रू समझाया गया क्यों आवश्यक नमक और बर्फ़ का मिश्रण, केवल बर्फ़, शुद्ध जल अगर इसमें भरा है, ये सब है 0 डिग्री पे है। ठीक है, ठंडक कम है, नमक प्लस बर्फ़, हिमांक में अवनमन हुआ यानी कि घट गया, -10 से -15 पे चला गया, तापमान अब इतना हो गया, ठंडक और अधिक हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गई, हमारी कुल्फ़ी जम गई। केवल बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि कम ठंडा होता है, इस टेम्परेचर पे कुल्फ़ी नहीं जमेगी। पानी जमेगा, कुल्फ़ी नहीं जमेगी, हमें कुल्फ़ी जमानी, पानी थोड़ी ना जमाना है। बर्फ़ में नमक मिलाने से हिमांक बढ़ जाता है, नमक मिला दिया, देखो है तैयार हो गई हमारी कुल्फ़ी बन के। खाइए, इसका आनंद लीजिए, एंजॉय लीजिए। मिश्रण का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है जिससे कुल्फ़ी जल्दी और अच्छे से जम जाती है। ठीक, तो आज ही कुल्फ़ी खाइए, कुल्फ़ी का आनंद लीजिए, आज ही लीजिए। ठीक है, आज ही खाइए ज़रूर। चलें अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखें भाई। बहुत ठंडे इलाकों में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभार ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखें भाई क्या है, कह रहे हैं कि अगर केवल पानी होगा, सबका आंसर वही है, ये सब क्यों मिलाए जा रहे हैं, हिमांक को घटाने के लिए। ठीक है, हिमांक बिंदु को घटाने के लिए। अगर केवल पानी होगा तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पे जमकर बर्फ़ बन जाएगा और कार का इंजन वो क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, कार का इंजन खराब कर देगा। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल, इसको एंटी फ्रीज भी कहते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल एक्ट एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मिलाने से पानी का हिमांक बहुत ही नीचे
गिर जाता है, जिससे कड़कड़ाके यानी कि कड़ाके, ठीक है, कड़ाके की ठंड में भी पानी नहीं जमता है और इंजन कैसा रहता है, सुरक्षित बना रहता है। नहीं तो इंजन में बर्फ जो है दिक्कत करने लगे। ठीक है, देखो एक ये चित्र के तरफ बेहतरीन के चित्र से समझाया गया है। रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल का कार्य, गर्म इंजन से गर्म तरल आता है, रेडिएटर से ऊष्मा निकलती है और तरल ठंडा होता है। तरल इंजन में ऊष्मा अवशोषित करता है, ठंडा तरल रेडिएटर में वापस आता है। एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने से पानी का हिमांक बहुत नीचे गिर जाता है, वो 0 डिग्री नहीं जमेगा। इस कड़कड़ाती ठंड में भी पानी नहीं जमता है और इंजन सुरक्षित रहता है। ये कहाँ पे किया जाता है, जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, जहाँ बर्फ वगैरह पड़ती, ठंडे प्रदेशों के लिए कह रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, देखो लिखा ठंडे इलाकों में, ठीक है, पहाड़ी इलाकों वगैरह में ऐसा किया जाता है। ठीक, चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा अब हम देखते हैं मूलल अवनमन स्थिरांक, मेन टॉपिक हमारा, जहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसको सही समझना, बहुत सरल है। अच्छा, इससे पहले क्लास में हमने पढ़ाया था मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल अलग है, मूलर अलग है। ठीक उसी तरीके से ये दोनों हैं, वो मूलल उन्नयन स्थिरांक था, ये मूलल अवनमन स्थिरांक है। तो जिन बच्चों को वो अच्छे से पढ़ रखा है, उसके बारे में उसका फार्मूला याद है, उसके बारे में जानकारी है, तो उनके लिए ये एकदम हलवा है, बहुत सरल है, कुछ नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा अंतर है कि वहाँ उन्नयन की बात कर रहे थे, क्वथनांक में उन्नयन, यहाँ हिमांक में अवनमन की बात कर रहे हैं, बस बात बाकी बहुत सरल है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलें, अच्छा देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। देखो मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, देखो क्या कह रहे हैं कि 1000 ग्राम अथवा 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में किसी आवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर, 1 मोल को घोलने पर हिमांक में होने वाले अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। सामान्य शब्दों में समझें कि आप 1 किलो पानी ले लें, 1 किलो पानी, लीटर में नहीं लेना, या किलो की बात की जा रही है, ठीक है, केजी में बात की जा रही है। 1 किलो पानी ले लें, उस 1 किलो पानी में 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ का घोल लें, तो जो उस पानी के हिमांक में कमी आएगी उसी को क्या कहेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। बस बात खत्म। ठीक, अच्छा इसको KF से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KF से। मूलल उन्नयन स्थिरांक को KB से रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम प्रदर्शित करते हैं KF से। ठीक, इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम, यहाँ मिस्टेक हो गया है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन प्रति केजी, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, यहाँ -1 का भी साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। इसको KF से रिप्रेजेंट करते हैं, KF से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। ठीक, इसका फार्मूला ये बच्चों को याद करना पड़ेगा, फार्मूला एक ही याद करना है, जैसे हमने बताया था मोलल उन्नयन स्थिरांक को याद कर लें, बस उसी से बन जाएंगे सब। एक याद कर लो दिमाग में, यहाँ पे सेव कर लो मेमोरी में, ठीक है, बस उसी से चेंज करके सब बन जाएंगे। तो इसका फार्मूला बनेगा डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू W, ये इसका क्या हो गया, फार्मूला। अब कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आता है इससे रिलेटेड, तो इन्हीं फार्मूले को यूज करते हैं, इसी फार्मूले को यूज करके हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। आंकिक प्रश्न देखें, नोट करके यहाँ पे हमने एक बात दे रखी है कि विलेय पदार्थ का अणु भार m ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में डेल्टा TF पूछा जाए कि हिमांक में अवनमन बताइए कितना हुआ, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अगर हमसे क्वेश्चन में अणु भार पूछा जाए, m पूछा जाए विलेय पदार्थ का स्मॉल m, तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। अंतर क्या है फार्मूले, इसी फार्मूले से ये फार्मूला बन जाएगा। देखें क्या करेंगे, इस m को उठा के यहाँ ले आएंगे, डेल्टा TF को उठा के यहाँ ले आएंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, बस उसका फार्मूला बन जाएगा। है वो समझ? तो ये बहुत सरल है, केवल एक ही फार्मूला याद करना है। ये नहीं आना चाहिए बच्चों मन में कि इसमें तो सब दुनिया भर के फार्मूले, हम क्या क्या फार्मूले याद करें, नहीं, दुनिया भर के नहीं है, एक फार्मूला याद है। एक फार्मूला याद करने से 4 फार्मूला तैयार होंगे।
मालूम है। तो एक फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। बच्चों की मेमोरी वैसे ठीक ठाक होती है, आसानी से याद कर लेंगे, हम चाहे भले ही भूल जाएं जो है, लेकिन बच्चे जो है आसानी से नहीं भूल सकते हैं। देखो अब ये यहाँ पे वही स्लाइड में जो हमने बताया है वही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है, के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है या द्रव्यमान है, स्मॉल एम क्या है, विलेय पदार्थ का अणु भार है, मॉलिक्यूलर वेट है, ये देखो सब दे रखा है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का क्या है, विलायक का भार है, ठीक है। ये देखो सब दे रखा है। चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सब देखो दे रखा है, ये सब दे रखा है, ठीक। ये हमने बहुत अच्छे से लिखवा लिया, इसीलिए जो है स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन अच्छे से कर लें। इसमें हमने अच्छा उतना ही लिखा है जितना काम का है, एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। मोलर अवनमन स्थिरांक पूछा जाए आप इतना ही लिख दें, पूरे नंबर मिलेंगे। इससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो लगा दें, जैसे हम बताएं पूरे नंबर मिलेंगे। क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा पूछें या हिमांक में अवनमन की पूछें, ठीक है, जितना हमने बताया, जितना हम कंटेंट लेके आते हैं उतना ही पर्याप्त है, उतना ही सफिशिएंट है। ना वो ज़्यादा है ना वो कम है, ना वो ज़्यादा है ना वो कम है, उतना ही है जितने से काम चल जाए, ठीक है। तो इसको जितना भी हमने यहाँ लिखा उतना लिखने कॉपी पे नोट डाउन कर लें, रिवीजन करते रहें साथ ही साथ, ठीक। चलें अच्छा अब इससे रिलेटेड हम क्या लगाते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करें, क्वेश्चन को रीड आउट करें, उसके बाद जो है क्वेश्चन लगाते हैं। देखो इसके लिए देखो फार्मूला क्या लगाएंगे, इसमें पूछा क्या है, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2 को 600 ग्राम पानी में मिलाया गया विलयन के हिमांक डेल्टा TF की गणना कीजिए। देखो डेल्टा TF निकालना है, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे मालूम है। इसके लिए देखो फार्मूला लगाएंगे वही वाला जो भी हमने बताया था, डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू W अपॉन M इंटू W, इस फार्मूले के यूज करेंगे। अब ये जो फार्मूला दे रखा है इसमें कौन कौन सी वैल्यू के मान चाहिए हमें, तो देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 के हमें मान चाहिए। वो इस क्वेश्चन से खींच लो, निकाल लो 4 वैल्यू, यहाँ पे लिख लो, बस वो वैल्यू उठा के इसमें रख दो और रखने के बाद कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक। चलो अच्छा देखते हैं भाई वैल्यू हमारी कौन कौन सी हैं। सॉल्यूशन देखें भाई, इसका हल देखें क्या क्या चाहिए हमें। पहले हम निकालते हैं स्मॉल w और बड़ा w, छोटा w और बड़ा w। विलेय यहाँ पे क्या है, विलेय मालूम क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ विलेय है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं विलेय का भार। विलेय का भार मतलब स्मॉल w कितना बोला गया है, 45 ग्राम। कितना बोला गया बच्चों, 45 ग्राम, ये लिख लिया। फिर देखें विलायक का, देखें कि विलायक का क्या भार है। विलायक के रूप में यहाँ कौन है, जल, इसका क्या भार है यानी कि बड़ा W। कितना है भैया बड़ा W, 600 ग्राम। 600 ग्राम बोला है हमने, ठीक है। 600 ग्राम जल में जो है 45 ग्राम जो है इथिलीन ग्लाइकोल को घोला है, तो इसका विलयन बनाया। अब देखो हमें क्या चाहिए, अब ऐसा करें KF लिख लें। KF किसका होता है, विलयन का। KF किसका होगा, विलयन का, तो विलयन का KF लिख लो, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक। वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, देखो दे रखी है 1.86 लिख लो केवल, ठीक है। बाद बाकी वो पूरा किलो केज ऊपर मोल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, अच्छा स्मॉल m भी चाहिए। तो स्मॉल m क्या है, विलेय का भार। स्मॉल m क्या है, विलेय का नहीं, विलेय का भार नहीं, ये है विलेय का अणु भार। भार तो ऊपर लिख चुके हैं, विलेय का अणु भार। भार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम लिखते हैं स्मॉल m से। अच्छा इसका अणु भार क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो इसका अणु भार हमको नहीं दे रखा है। विलेय क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, तो इसका अणु भार हमको निकालना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जरा देखो इसको यहाँ कैलकुलेट किए दे रहे हैं, ठीक है। बाद में हम इसको हटा देंगे। क्या है इसका फार्मूला,
नहीं C2H6O2, ठीक है, यही है। अच्छा, एक कार्बन का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, कितना होता है 12, तो 2 का हो जाएगा 12 × 2 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का इंटू गुणा करके निकालेंगे। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का 16 × 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो, 12 दूनी 24 प्लस 6 ये और 16 दूनी 32। इसको जोड़ो, 6 2 8, 8 4 कितने होते हैं, 8 4 12, 8 4 12 की लगी एक लग गई, 3 2 5 1 6, तो इसका अणुभार कितना आ गया निकल के 62। कितना आया निकल के 62 आ गया इसका अणुभार, ठीक है। 62 इसका क्या आ गया, अणुभार निकल के आ गया विलेय का अणुभार, ठीक। तो देखो हमें अब ये 4 वैल्यू मिल गई और इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार। चलें, अच्छा इसको हटाते हैं, अगर ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, नहीं तो हटाएं फिर हम इसको। चलें, अच्छा अब इन्हीं वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। हमसे पूछा क्या गया है, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF हमसे पूछा गया है कि सर डेल्टा TF हमको निकालना है, ठीक है। देखें, वैल्यू पुट करें, 1000 × KF कितना दे रखा है, KF है 1.6, स्मॉल w कितना दे रखा है 45, ठीक, और स्मॉल m कितना दे रखा है 62 दे रखा है, ठीक, और ये बड़ा W 600 ग्राम। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट अपना कर लेना, ठीक है। फाइनल बता दे रहे हैं, इतना नहीं करेंगे। देखो भाई, फाइनल जो इसका आंसर यहाँ पे निकालोगे तो वो आएगा 83.700, ठीक है। नीचे वाले को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 37,200 आएगा। इसको कैलकुलेट करने ला ये 0 से 0 हटा देना, इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट जब करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.25 K, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक। तो जब वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर हमें जो है ऐसा मिलेगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा अगला जो क्वेश्चन है वो भी ठीक इसी तरीके से लगेगा, ठीक है। सेम तरीके से मेथड अप्लाई होगा, बस थोड़ा वैल्यू चेंज कर दी गई है, तो वो एक तरीके से होमवर्क है, उसको नहीं लगवाएंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा नहीं है रॉकेट साइंस, कोई बहुत इसमें वो नहीं है, हर बच्चा आसानी से इसको लगा लेगा, सेम मेथड लगेगा, बस वैल्यू चेंज हो गई। देखो इसको पढ़े देते हैं कि 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोला गया। यहाँ पर बेंजीन को ऐसे विलायक के रूप में लिया गया, बेंजीन यहाँ पे विलायक है, और ये कार्बनिक जो यौगिक है उसका नाम नहीं बताया है, केवल कह दिया कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक यहाँ पे विलेय है, ठीक है, और जो बेंजीन है वो यहाँ पर ऐसे विलायक की तरह काम कर रहा है, बस इतना बता देते हैं, ठीक। ये जो है विलायक की तरह काम कर रहा है, तो ये विलेय है, ये विलायक है, जिससे बेंजीन के हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। क्या पाई गई, कमी पाई गई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, यौगिक का अणुभार। इसमें बस ये है कि अणुभार पूछा गया है, यानी कि m पूछा गया है। क्या पूछा गया है, m पूछा गया है। इसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, वो अपना फार्मूला हमने बता दिया है, फार्मूला लगा देना। फार्मूला लगेगा स्मॉल m बराबर 1000 × KF दे रखा है, ठीक है, और स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF की वैल्यू भी देखो दे रखी, ठीक है। TF की वैल्यू ये देखो दे रखी 0.5 डिग्री दे रखा है, इतनी कमी पाई गई है, TF की वैल्यू हो जाएगी, और बटे W मतलब इंटू W। तो ये सब 4 वैल्यू यहाँ से हम खींच लेंगे, ये 4 वैल्यू यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। स्मॉल w कितना दे रखा है, देखो स्मॉल w दे रखा है 0.29 ग्राम, ठीक। बड़ा W यानी कि विलायक का भार कितना दे रखा है 5.8 ग्राम, ठीक। और उसके बाद देखो डेल्टा TF दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये है ना कमी, ये कमी आई मांग में, ठीक। और क्या चाहिए सर, और हमें चाहिए जो है
और क्या चाहिए, के एफ, हाँ के एफ चाहिए। देखो के एफ कितना दे रखा है, के एफ दे रखा है 5.1, तो 5.1 दे रखा है। बस यही 4 वैल्यू तो हमें चाहिए और हमें निकालना क्या है, एम निकालना है। ठीक, तो ये 4 वैल्यू इसमें रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो है होमवर्क हो गया, इसको जो है अपने घर पे करना और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है भाई, कुछ तो कमेंट तो करते रहें, कैसा लेक्चर लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टीचिंग मेथड क्या है, तो कमेंट करते रहेंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ हमारे इस वीडियो को देखा जा रहा है। ठीक है, नहीं तो पता नहीं भीड़ में दुनिया में कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, दीवारों को पढ़ा रहे हैं जाने क्या पता ही नहीं लगता है। ठीक, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा क्या है, ठीक है, कैसा क्या चल रहा है, तो हमें पता लगे कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, या आगे आने वाले समय में कितने बच्चे और जुड़ेंगे। ठीक, चलें, अच्छा तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेने, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक पढ़ दिया है, हम पढ़ेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो देखो इसमें क्या अंतर है। मोलर में हमने 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम जल में 1 मोल विलेय पदार्थ को घोला था। मोलर में क्या करेंगे, 100 ग्राम जल लेंगे। कितना जल लेंगे, 100 ग्राम जल में 1 मोल विलेय पदार्थ को घोलने पर हिमांक में जो कमी आएगी, बस वही क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक है। बस यही अंतर है। ठीक है, फार्मूला इसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो फार्मूला वहाँ पे हम कह रहे थे कि 1000, अब वहाँ पे कर देंगे 100, जहाँ पे के एफ था वहाँ कर देंगे के, क्योंकि मोलर अवनमन स्थिरांक को केवल के से या के 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक को समझ लिया तो ऑटोमेटिक दूसरा समझ में आ जाएगा। हमने पहले ही कह दिया है, बिल्कुल एकदम हलवा है, कुछ है ही नहीं। देखें कि 100 ग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल आवासशील विलेय पदार्थ को घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे उस विलयन का क्या कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। बस यही अंतर है, यहाँ पर अंतर है। ठीक है, वहाँ पे हमने 1000 लिया था, यहाँ 100 ग्राम लिया था, उसमें भी हमने 1 मोल घोला था, यहाँ पर भी हम 1 मोल घोल रहे हैं। अंतर केवल यहीं पर है। ठीक, इसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, उसको हमने के एफ से किया था, इसको के से या इसको के 100 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चाहे के से कर दो या के 100 से कर दो। इसका मात्रक केल्विन मोल प्रति 100 ग्राम होता है, केल्विन मोल प्रति 100 ग्राम होता है। फार्मूला देखें, फार्मूला में थोड़ा चेंज करना है, वहाँ 1000 था यहाँ 100 कर दिया, वहाँ के एफ था यहाँ के कर दिया, बाद बाकी सब देखो सेम वैसा ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक ही फार्मूला हमने बताया, बस एक ही याद कर लेना है, बस थोड़ा चेंज कर देना, अपनी संजनदानी का इस्तेमाल करो, उसमें चेंज करो। ठीक, तो ये हमारा उसका फार्मूला बन गया। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है, ये टी एफ और ये ठीक है बना हुआ है। अच्छा, अणुभार ज्ञात करने के लिए फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, वही काम करेंगे, इस एम को उठा के यहाँ ले आएंगे, डेल्टा टी एफ उठा के यहाँ ले आएंगे, हमारा अणुभार को निकालने का फार्मूला बन जाएगा। ठीक, इसमें क्या है वो तो सब जानते हैं, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान या भार है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान या भार है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार है, ग्राम प्रति मोल में होगा, के क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक है, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन है, टी एफ क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक है। नहीं, यहाँ पे जो टी है ये गलत हो गया, यहाँ पे जो टी है ठीक है वो शुद्ध विलायक का हिमांक है। विलयन का जो हिमांक होगा वो यहाँ पर होगा टी एस। क्या होगा, टी एस होगा। आई बात समझ में? तो ये हमारे सब क्या हो गए, मोलर अवनमन स्थिरांक हो गया, उसके फार्मूले आ गए। फिर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन मोलर अवनमन स्थिरांक से ही पूछे जाते हैं, के एफ से ही पूछे जाते हैं, इससे कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी देख लें, सेम मेथड वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलें अच्छे देखें इसका क्या है फार्मूला, इसमें क्या लगाएंगे बताएं जरा। फार्मूला देखो, इसमें पूछा क्या गया, 100 ग्राम पानी में 3 ग्राम यूरिया को घोलने पर प्राप्त विलयन के हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ की गणना कीजिए। यानी कि इसमें जो हम फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे डेल्टा टी एफ वाला, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है। ठीक है, 100 इंटू के इंटू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू, ये फार्मूला लगाएंगे। 4 वैल्यू खींचो, इसमें से क्वेश्चन से निकालो 4 वैल्यू। देखो इसको कैसे हल करेंगे,
देखें इसमें विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार देखें, यानी कि स्मॉल w कितना दे रखा है, विलेय इसमें कौन है, यूरिया विलेय है, ठीक है, पानी यहाँ पे विलायक है, तो इसका भार कितना दे रखा है, 100 ग्राम पानी में 3 ग्राम यूरिया, कितनी घोली है, 3 ग्राम। विलायक का भार देखें, विलायक का मतलब जल का भार, यहाँ पे आप जल भी लिख सकते हैं, जल का भार, यहाँ पे आप यूरिया भी लिख सकते हैं, यूरिया का भार, ठीक है। तो इसका भार यानी कि कैपिटल W बराबर कितना दे रखा है, 100 ग्राम जल लिया है, कितना जल लिया है, 100 ग्राम जल लिया है, ठीक। और हमें क्या चाहिए, और हमें देखो के, जल यानी कि विलायक का के कितना है, जल का के, तो जल का देखो के दे रखा है, कितना दे रखा है, 18.6। ये के की वैल्यू प्रत्येक विलायक के लिए कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, क्वेश्चन में हमें दे रखी होगी, ठीक है, हमें इससे निकालने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन जब आएगा बोर्ड परीक्षा में या स्कूल में जब कोई पेपर होते हैं तो उनमें ये वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, ये जो है विलेय का अणुभार है, ठीक है, यानी कि यूरिया का अणुभार, स्मॉल m। यूरिया का अणुभार निकाल पाओगे, देखो इसको निकालेंगे, दे नहीं रखा है, निकालना होगा, यानी कि ये है NH2CO NH2, ये है यूरिया, ठीक है। अब यूरिया में देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7 7 दूनी 14, एक का हो गया 14, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 में गुणा करो, ठीक। हाइड्रोजन देखो जरा इसमें कितने हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर है, 4 हैं, एक का एक होता है तो मतलब 1 × 4 करना होगा, ठीक। कार्बन देखो यहाँ पर एक ही है तो यहाँ 12 लिख लेंगे, एक ही, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, 16 है, इसको कैलकुलेट करो, 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 12 और प्लस 16, इसको जोड़ो कितना आएगा, इसको जब जोड़ोगे तो हमें मिलेगा, इसका अणुभार निकल के आएगा 60, किसका आएगा 60, इसका जोड़ना है, इसको 60 आएगा निकल के, ठीक। तो इसका अणुभार आ जाएगा 60, ठीक। तो इसका 60 क्या हो गया, अणुभार हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अणुभार कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अणुभार निकाला हमने वहाँ पे। चलें, अच्छा अब इसको हटाते हैं, उसकी फाइनल जो है वैल्यू रख के आंसर को पुट करते हैं। देखें भाई, डेल्टा TF, ठीक, 100, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, के की वैल्यू सर दे रखी है 18.6, स्मॉल w 3, ठीक है, स्मॉल m कितना दे रखा है 60 दे रखा है, ठीक, और बड़ा W 100। इसको आप कैलकुलेट करें, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर की को सॉल्व करने पर मिलेगा 5.580, ठीक है, ये ऊपर की वैल्यू हमको मिलेगी, और नीचे तुम्हारा हो जाएगा ये 6000, ठीक। इसको इससे काट दो, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.93 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। यानी कि इतना जो है हिमांक में अवनमन हो जाएगा 0.93 डिग्री सेल्सियस का, कब, जब हम 100 ग्राम पानी में 3 ग्राम यूरिया डालेंगे तो इतना हिमांक में अवनमन हो जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब मोलल अवनमन स्थिरांक और उसके गुणधर्मों तथा उसकी सीमाएं, ये थोड़ी हेडिंग जो है गलत पड़ गई यहाँ पर, इसको काट दें। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी और हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ में अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो इनके लागू होने के नियम क्या क्या हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं, ये कब लागू होंगे, ठीक है। तो इनके कुछ नियम सीमाएं समझते हैं सरल से सरल शब्दों में। देखें, लेकिन ये नियम हर स्थिति में लागू नहीं होते हैं, ठीक है, इनकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ कब लागू होंगे, इनके कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। देखें, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सीमाएं नीचे दी गई हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, पहला तो ये है कि विलयन का तनु होना,
यानी कि जिस विलयन में हम ये गुणों का अध्ययन कर रहे हैं डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ का, तो उस विलयन का तनु होना अनिवार्य है, डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए उसका आंसर मिलेगा, देखो होना अनिवार्य क्यों। यह नियम केवल तनु विलयनों पर ही सही तरह से लागू होते हैं, क्योंकि यदि विलयन बहुत गाढ़ा कंसंट्रेटेड है तो विलेय और विलायक के अणुओं के बीच आकर्षण बल बदल जाएगा। अगर ज़्यादा हम कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण बल बदल जाएगा। ठीक है, जिससे गणना सटीक नहीं होगी, जिससे जो हम मॉलिक्यूलर वेट या उसका डेल्टा टीवी या टीएफ निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसीलिए यह जो तीनों जो गुण हैं ये तनु विलयनों पर ही लागू होते हैं। तनु विलयन के ही निकाले जाते हैं, डेल्टा टीवी और टीएफ, सांद्र के नहीं निकाले जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट देखें, विलेय का आवाष्पशील होना। विलेय आवाष्पशील होना चाहिए, वो तो वैसे ही होना चाहिए। भाई हमने कहा था क्वथनांक में उन्नयन निकालें, चाहे मान में हमने क्या कहा, आवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पे हर बार हमने कहा आवाष्पशील विलेय को, आवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर। जैसे यूरिया है, नमक है, चीनी है, ग्लूकोज है, तो जो विलेय पदार्थ हम घोल रहे हैं वो आवाष्पशील ही होना चाहिए। ठीक है, उड़ना नहीं चाहिए वो। ठीक है, तभी ये लागू होगा। तो विलेय पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो गर्म करने पर भाप बनकर उड़े नहीं। अगर विलेय जो है खुद वाष्पशील होगा तो वह क्वथनांक को बढ़ाने के बजाय घटा भी सकता है, क्वथनांक को बढ़ाने के बजाय बढ़ा सकता है। अगर हम क्वथनांक में उन्नयन की बात करेंगे तो क्वथनांक बढ़ना चाहिए। ठीक है, और अगर वो हमने जो है वाष्पशील ले लिया तो घटा और देगा बढ़ाने की जगह। ठीक है, तो विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, हमारा जो है वाष्पशील नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए गर्म कर रहे थे वो ये उड़ रहा है, वो भी उड़ रहा है विलेय पदार्थ। ठीक है, देखें नोट, ये सीमाएं केवल सिद्धांत की उच्च सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है। समान तनु विलयनों में ये नियम अत्यंत उपयोगी हैं और सटीक परिणाम देते हैं, सटीक परिणाम मिलेंगे। ठीक है, सांद्र में ये सब मामला गड़बड़ा जाएगा। तीसरा पॉइंट देखें, विलेय का अनपघट्य होना। ठीक है, विलेय का अनपघट्य होना, ये सही से लिख लेना। ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पर। विलेय का अनपघट्य होना, अनपघट्य होना यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना, यानी कि जिस आवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलयन में घोल रहे हैं उसका ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, उसका आयोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखो नमक की बात करते जरूर हैं कि पानी को नमक में घोल के मतलब विलयन बना लो, उसका हम निकालें, नहीं। नमक जो होता है वो आवाष्पशील तो है, एक आवाष्पशील विलेय पदार्थ तो है, लेकिन नमक को जैसे पानी में डालते हैं नमक का ब्रेक डाउन हो जाता है, वो Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो नमक को लेके हम कोई प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए देखना कोई क्वेश्चन जब आपकी प्रश्न बनता है जो अभी करा उसमें नमक को हमने नहीं लिया, जनरली नमक को लिया नहीं लिया, नमक आया ही नहीं, क्यों, नमक को लेते ही नहीं है। तो कह देते हैं कि कोई आवाष्पशील, लेकिन जब इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो नमक का नहीं करते हैं। हाँ, यूरिया ले सकते हैं, ठीक है, चीनी ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, ये तीनों ले सकते हैं, नमक नहीं ले सकते हैं, नमक को छोड़ दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने के बाद टूटना, डिसोसिएशन या जुड़ना नहीं चाहिए। उदाहरण, अगर आप नमक डालेंगे तो वह Na+ और Cl- टूट जाएगी, इससे कणों की संख्या बढ़ जाएगी और उत्तर गलत आएगा। जो कैलकुलेट करके निकालेंगे उत्तर गलत आएगा। ऐसे मामलों में वान ठाप गुणांक I का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये सर वान ठाप गुणांक क्या होता है तो इसको भी डिस्कस करेंगे, ये भी पूछा जाता है, इस पर टिप्पणी पूछी जाती है। ठीक है, तो अभी हम जान लें कि वान ठाप गुणांक क्या होता है, इसको आगे जानेंगे। ठीक है, अभी जान लें, ये भी एक चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये बता दिया। ठीक, अच्छा, तो तीसरा ये हो गया कि विलेय पदार्थ आवाष्पशील हो, विलेय पदार्थ का बटन नहीं होना चाहिए, अनपघट्य होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले। ऐसा ना हो कि वो उसमें गया विलायक में बोला, उसने रासायनिक अभिक्रिया कर ली, कोई यौगिक बना लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विलेय और विलायक के बीच कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। विलेय को विलायक के कणों में घुलना चाहिए, उससे क्रिया करके कोई नया यौगिक नहीं बनाना चाहिए। घुल जाए लेकिन कोई नया यौगिक ना बना ले। जैसे चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो क्या कोई नया यौगिक थोड़ी ना बन जाता है, ऐसा थोड़ी नहीं। चीनी और पानी क्रिया के लिए नया यौगिक बन गया, नया कंपाउंड, बस वो घुल गया, नया यौगिक नहीं बनता। उसी प्रकार यूरिया घोलो नया यौगिक नहीं बनेगा, नमक को घोलो नया यौगिक नहीं बनेगा, घुल जाएगा।
तो ऐसा आवासशील विलेय पदार्थ होना चाहिए जो घुले तो लेकिन विलेय पदार्थ के विलायक के अणुओं के साथ क्रिया ना करे। देखो है, चीनी लिया, विलेय के रूप में पानी विलायक में घोला, विलयन कोई नया पदार्थ नहीं बना, कोई नया यौगिक नहीं बना। HCl विलेय लिया, अब देखो यहाँ पे हमने जैसे घोला तो वो NaCl और H2O नया यौगिक बन गया, तो ये क्रिया हुई। इसका मतलब ये हो गया कि HCl को हम जो है इस प्रयोग में नहीं लेंगे। HCl को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि HCl जो है वो अब घट्टे हैं, टूट जाता है H+Cl- अणु में, और दूसरा ये क्रिया भी कर लेता है, ठीक है। NaCl क्रिया करेगा, NaOH बनाएगा, ठीक है। NaOH विलायक में जैसे घोला है, यहाँ जल तो नहीं लिया है, तो NaCl और H2O बना लेगा, नया यौगिक बन गया, तो इसलिए इसको इस्तेमाल में नहीं लेंगे, ठीक। चलो अच्छा, ये तो हमारे 4 गुण हो गए, ठीक है। पहला कौन कौन सा? पहला विलयन तनु होना चाहिए, दूसरा विलेय पदार्थ आवासशील होना चाहिए, तीसरा विलेय पदार्थ जो है अनपघट्ट होना चाहिए, यानी कि विलेय पदार्थ विलायक में घोले जाने पर टूटना नहीं चाहिए आयनों में। चौथा, विलेय पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग ना ले, सगुणित ना हो, कोई नया यौगिक ना बनाए। तो ये 4 गुण जब किसी विलयन में एप्लीकेबल हैं तभी हम डेल्टा TF और डेल्टा TV का इस्तेमाल करेंगे, हमारी कैलकुलेशन सही आएगी। अगर इनमें से कोई भी गुण गड़बड़ा गया तो फिर हमारा आंसर भी गड़बड़ा जाएगा, वहाँ पे ये चीज़ें फेल हो जाएंगी, ठीक। तो इस तरीके से आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है। अच्छे से हमने उतना ही लिखा है, इस चीज़ को अभी रहने दें, बांट-टाप गुणांक को रहने दें, उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब विलायक में विलेय की विलता, 5वां एक पॉइंट ये भी हम जोड़ सकते हैं कि विलेय पदार्थ विलायक में पूरी तरीके से घुलनशील होना चाहिए। अगर पदार्थ नीचे बैठ जाता है, ठीक है, अगर पदार्थ नीचे बैठ जाता है तो हिमांक और कथनांक में बदलाव सही ढंग से नहीं मापा जा सकता। मतलब घुल जाए, ऐसा नहीं हो कि वो नीचे तली में बैठ गया जाके, समझ रहे। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को अगर हम पानी में घोलें तो मिट्टी के नीचे घुल जाएगी नहीं, विस्मांकी मिश्रण बनेगा, पहली बार विलयन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसको तो ध्यान ही नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा विलेय होना चाहिए जो कि आसानी से उसमें घुल जाए, तली में बैठे नहीं, ठीक है, पूर्णतः घुलनशील होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये घुला नहीं, देखो बैठ गया, लेकिन यहाँ पूर्णतः घुलनशील है, ठीक। अच्छा, याद रखने के लिए छोटा सा सूत्र, पहला विलयन पतला हो, विलेय पदार्थ उड़े नहीं, विलेय पदार्थ जो है टूटे नहीं, और कोई नई क्रिया ना करें। तो इन 4 पॉइंट के अंतर्गत हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। देखें एक बार फिर देखने, विलयन पतला हो, विलेय पदार्थ उड़े नहीं, विलेय पदार्थ टूटे नहीं, और विलेय पदार्थ कोई क्रिया ना करे। तो ये 4 कॉन्सेप्ट जो है लागू होंगे, तभी TV और TF हमारा एप्लीकेबल है, ठीक है। चलें अच्छा, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले अच्छा, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था, जो भी हमें इस क्लास में पढ़ना था वो हम सब पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा आज हमने? हिमांक में अवनमन पढ़ा, हिमांक में अवनमन को जानने से पहले हिमांक क्या होता है वो जाना, फिर हिमांक में अवनमन की परिभाषा जानी, हिमांक में अवनमन और मूललता में संबंध को जाना, हिमांक में अवनमन से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन थे दैनिक जीवन के, डे टू डे लाइफ के, उनको हमने जाना, मोलर अवनमन स्थिरांक को जाना यानी कि KF को जाना, मोलर अवनमन स्थिरांक को जाना यानी कि K को जाना, और इन दोनों से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनको हमने सॉल्व किया और हमें एक होमवर्क भी दिया सर ने, ठीक है। तो वो हमें होमवर्क मिला और आज के लेक्चर में हमने इतना जाना। अब हमारा केवल एक अणुसंघ गुणधर्म रह गया, पराशरण एवं पराशरण दाब, ठीक है। तो उसको अगली लेक्चर 12 में 12 में हम कंप्लीट करेंगे, और शायद फिर एक लेक्चर और आएगा, उसी के साथ ये पूरा हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। फिर हम आगे जो भी होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। पढ़े रहें, मतलब पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी खुद की एक कॉपी बनाते रहें, रिवीजन करते रहें। कोई भी दिक्कत है, कोई बात समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट जरूर पास करते रहें, ताकि उसको हम देख सकें, उस समस्या का समाधान हो सके, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।